आप सभी को नमस्कार। मैं ब्रजेश सिंह आपका अपने चैनल विद्यारंभ में पुनः स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल सोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सर्किट एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिकल सोर्स क्या होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं और उनको हम उनकी हेल्प से सर्किट को कैसे एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में सोर्स के इंटरनल कंस्ट्रक्शन को डिस्कस नहीं करेंगे। हम सर्किट एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे कि अगर कितने टाइप के सोर्स हैं जो सर्किट में यूज किए जाते हैं और उनको सर्किट एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम यूज करेंगे, कैसे इक्वेशन लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सोर्स को कई तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि डीसी सोर्स हो सकता है, डीसी सोर्स, देन एसी सोर्स, कांस्टेंट सोर्स, वेरिएबल सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, आइडियल सोर्स, प्रैक्टिकल सोर्स। इस तरीके से कई पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं जिससे कि सोर्स को कैटेगराइज किया जा सकता है। तो इसमें से हम सबसे पहले समझते हैं कि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सोर्स को हम दो पार्ट में, दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द वोल्टेज सोर्स, अनदर वन इज द करंट सोर्स। सो जैसा इनका नाम है कि वोल्टेज सोर्स का मतलब हो गया जिसका टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट होगा। इसकी प्रॉपर्टी क्या है वोल्टेज सोर्स की? जिसका टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट होगा। तो आइडियल केस में अगर हम बात करें तो इसका टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोड। और अगर हम आइडियल कंडीशन में बात करें तो करंट सोर्स का की करंट, आउटपुट करंट जो होगी वो कांस्टेंट होगी। अगर हम आइडियल कंडीशन में बात करें तो करंट सोर्स की करंट कांस्टेंट होगी। लेकिन प्रैक्टिकल या एक्चुअल केस में लॉसेस की वजह से इनमें वेरिएशन आता है। तो वो वेरिएशन क्या आता है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, समझते हैं कि वोल्टेज सोर्स क्या होता है। तो वोल्टेज सोर्स को हम सर्किट में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखते हैं। तो वोल्टेज सोर्स को हम सर्किट में रिप्रेजेंट करने के लिए एक रिप्रेजेंटेशन पैरेलल प्लेट रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें कि बड़ी प्लेट पॉजिटिव होती है और छोटी प्लेट नेगेटिव है। और एक होता है सर्कल के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि हम पोलैरिटी इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली पैरेलल प्लेट कम्बिनेशन ये बैटरी और सेल को रिप्रेजेंट करता है, और ये सर्कल के का रिप्रेजेंटेशन जनरेटर को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कोई मूविंग पार्ट आता है। लेकिन सर्किट एनालिसिस में ऐसा कोई डिवीजन नहीं है, हम दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। इसकी जगह पर ये और पैरेलल प्लेट की जगह सर्कल रिप्रेजेंटेशन और सर्कल की जगह पर पैरेलल प्लेट रिप्रेजेंटेशन हम यूज कर सकते हैं। सर्किट एनालिसिस में इससे कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये आइडियल, अगर हम बात करें आइडियल कंडीशन में बात करें तो आइडियली इनका टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोड। अगर हम टर्मिनल के क्रॉस इनके लोड लगा दें तो और उस लोड में वेरिएशन करें, मान लेते हैं कि हाँ हमने कोई लोड लगा दिया और इस लोड में हम बढ़ाते जा रहे हैं। पहले 1 वाट पावर कंज्यूम हो रही थी, फिर 2 वाट हो रही थी, फिर 3 वाट पावर कंजम्पशन, 4 वाट, यानी लोड को हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो इसमें करंट बढ़ती जाएगी, करंट का वेरिएशन होता जाएगा, करंट बढ़ती जाएगी। लेकिन एज पर प्रॉपर्टी, एज पर वोल्टेज सोर्स प्रॉपर्टी, देयर टर्मिनल वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट, यानी लोड का वोल्टेज क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इस टाइप के सोर्स को हम आइडियल वोल्टेज सोर्स कहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशन में क्या होता है कि इसमें कुछ ना कुछ लॉसेस आ जाते हैं। प्रैक्टिकल कंडीशन में कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं। आपने देखा होगा किसी बैटरी या सेल को कि कुछ देर उनको यूज करने के बाद वो हीट अप हो जाते हैं, अंदर से गर्म हो जाते हैं। तो ये हीट क्या है? एक टाइप का लॉस है। तो इस लॉस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस लॉस को हम एक रेजिस्टेंस की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कि हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स के। तो ये आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स हो गया। इसकी सीरीज में रिप्रेजेंट किया जाता है वोल्टेज सोर्स का
लॉस, और उसके बाद आपका ये लोड हो गया। तो ये हो गया, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स। तो जो ये कोई सेल या बैटरी जो हीट अप हो रही है, वो हीट, वो पावर जो लोड में पहुंचने से पहले ही लॉस हो जा रही है, कन्वर्ट हो जा रही है किसी दूसरे फॉर्म में, तो उस कन्वर्जन को हम एक रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि क्योंकि ये करंट डिपेंडेंट लॉस होता है, इस वजह से इसको सीरीज में रिप्रेजेंट किया जाता है वोल्टेज सोर्स के। तो अब जो एक्चुअल सोर्स है उसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो ये बन जाता है, ये आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स। तो अब ये टर्मिनल आपका ये बन जाता है कनेक्टिंग टर्मिनल, सोर्स का ये टर्मिनल बन जाता है कनेक्टिंग टर्मिनल। तो अब अगर हम करंट बढ़ाते जाएंगे, लोड बढ़ाते जाएंगे, तो करंट बढ़ती जाएगी, करंट बढ़ती जाएगी तो इसके अक्रॉस का ड्रॉप बढ़ता जाएगा। अगर ये ड्रॉप बढ़ता जाएगा तो टर्मिनल वोल्टेज कम होता जाएगा, क्योंकि जो VL है, आउटपुट वोल्टेज है VL, लोड के अक्रॉस का वोल्टेज, ये हो जाएगा VS माइनस आई इंटू आर इन। VS माइनस जो यहाँ का वोल्टेज होगा, जब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इसमें से, तो आपको लोड वोल्टेज मिलेगा। आप देख सकते हैं इस इक्वेशन से कि जैसे जैसे करंट, ये करंट बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे लोड वोल्टेज क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये अगर इसको हम ग्राफ के तरीके से ड्रॉ करें, ग्राफ के फॉर्म में ड्रॉ करें, तो आपको इस टाइप से दिखेगा कि अगर करंट बढ़ती जा रही है तो जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता, तो आपका टर्मिनल वोल्टेज VL क्या होता कि ये कांस्टेंट रहता। ये जो डॉट लाइन शो हो रही है, ये आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में है। लेकिन प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है कि जैसे जैसे लोड करंट बढ़ती जाती तो उसका इंटरनल ड्रॉप बढ़ता जाता, और वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज धीरे धीरे कम होने लगता। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की है, जो सॉलिड लाइन से शो रही है, ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक है। और डॉटेड लाइन की कैरेक्टरिस्टिक एक आइडियल वोल्टेज सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ नेचर है, आउटपुट है आपका वोल्टेज सोर्स का। तो वोल्टेज सोर्स सर्किट एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो दो तरीके से यूज होगा। एक आइडियल कंडीशन में दिया जा सकता है, और दूसरा एक्चुअली अब प्रैक्टिकल कंडीशन में दिया जा सकता है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ दिया जा सकता है। द पर्टिकुलर सोर्स हैविंग द 5 वोल्ट voltage source, but its internal resistance is 0.5 ohm और समथिंग whatever, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस दिया जा सकता है। तो दो तरीके से आपको इंटरनल रेजिस्टेंस दिया जाएगा, सॉरी वोल्टेज सोर्स दिया जाएगा, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स के फॉर्म में और दूसरा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के फॉर्म में इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ में। जैसा कि इस बुक में आपको दिखाया गया है कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का केस है, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये शो किया गया है, ये एक्चुअल वोल्टेज सोर्स है जिसके साथ में एक उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये आपका लोड का रेजिस्टेंस है जो कि कनेक्ट है आउटपुट टर्मिनल पर। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो बन रही है, कैरेक्टरिस्टिक रियल वोल्टेज सोर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक नेचर बन रहा है, वो इस टाइप का आपको दिखाया गया है कि अगर करंट बढ़ती जाएगी तो वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, वो ये वी नॉट वोल्टेज, ये कंटिन्यू ड्रॉप होता रहेगा जैसे जैसे करंट बढ़ती जाएगी। क्यों ड्रॉप होता रहेगा? क्योंकि आपका सेल या बैटरी हीट अप होती रहेगी, यानी कुछ ना कुछ अंदर पावर कंज्यूम होती रहेगी, और ये पावर कंजम्पशन करंट डिपेंडेंट होता है, तो इस वजह से वोल्टेज कॉन्टिन्यूस रिड्यूस होता जाता है। अब आते हैं हम करंट सोर्स के बारे में बात करते हैं। जैसा हमने आपको बताया था कि हमने वोल्टेज सोर्स को दो तरीके से कैटेगराइज किया था, एक था वोल्टेज सोर्स, दूसरा था करंट सोर्स। तो करंट सोर्स एज पर डेफिनेशन, करंट सोर्स की करंट कांस्टेंट रहती है। तो इसको कैसे हम सर्किट में रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसको हम एक सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके बीच में हम इस टाइप से एरो शो करते हैं, और ये एरो रिप्रेजेंट करती है करंट के डायरेक्शन को। जिस डायरेक्शन में करंट ये एरो होगा, उसी डायरेक्शन में आपकी करंट आउटपुट होगी।
So as per the definition property of the current source, the output current will be constant, or the load to which this current will serve will provide a constant current. जो भी लोड में करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट फ्लो होगी, अगर करंट सोर्स को हम यूज कर रहे हैं। तो अगेन करंट सोर्स को हम दो तरीके से समझ सकते हैं, एक हो सकता है आइडियल करंट सोर्स, दूसरा हो सकता है एक्चुअली प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो हम आइडियल करंट सोर्स की बात करें तो जैसा सर्किट ड्रॉ किया गया, मान लेते हैं करंट सोर्स का आउटपुट 5 एम्पियर है, तो ये कॉन्टिन्यूअस 5 एम्पियर की करंट सप्लाई करेगा लोड को। लोड हम बढ़ाते रहें तो भी यहाँ पर जो करंट है वो कांस्टेंट रहे, लोड करंट कांस्टेंट रहेगी रिस्पेक्टिव ऑफ द वेरिएशन ऑफ द लोड। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल वोल्टेज करंट सोर्स की बात करें तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कुछ न कुछ पावर लॉस है जो कि सोर्स के अंदर होगा, और इस पावर लॉस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस पावर लॉस को हम एक पैरेलल रेजिस्टेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जो कि आइडियल करंट सोर्स के पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो करंट सोर्स के पैरेलल लॉस को हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक रेजिस्टेंस का यूज करते हैं जो कि करंट सोर्स के पैरेलल में कनेक्ट होता है, और आइडियली इस रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। यानी अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द करंट सोर्स बात करें आइडियल कंडीशन में, तो दैट इज इनफाइनाइट। तो इस वजह से आइडियल कंडीशन में यहाँ कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन एक्चुअल कंडीशन में बात करें हम तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लग जाता है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, किलो में हो सकती है या और हायर हो सकती है। तो इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है करंट सोर्स का वो बहुत हाई होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट जो होती है वो लोड से पास होती है, लोड की तरफ जाती है। लेकिन जैसे जैसे लोड का रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे करंट डिवाइड होने लगती है। तो अगर हम लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं तो करंट जो होती है वो डिवाइड होने लगती है, बाईपास होने लगती है, इस रेजिस्टेंस से होकर के जाने लगती है, तो लोड करंट कम होने लगती है। तो जो करंट सोर्स की प्रॉपर्टी होती है वो वेरी करने लगती है। करंट सोर्स की प्रॉपर्टी क्या है कि वो कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करती है, तो वो ये प्रॉपर्टी वेरी करने लगती है। तो अगर हम इसमें लोड रेजिस्टेंस को हम बढ़ाते जाएंगे तो हम जैसा देख रहे हैं कि करंट डिवाइड होने लगेगी और वो इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू होती जाएगी। तो हम करंट सोर्स को एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं करंट सोर्स को। जैसे सोलर सेल है, दैट इज एक्चुअली द एग्जाम्पल ऑफ अ सोलर सेल की बात करें तो सोलर सेल का एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि करंट सोर्स का एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो सोलर सेल के केस में आप जानते हैं कि दिस इज एक्चुअली द पीएन जंक्शन होता है, तो इस टाइप से पीएन जंक्शन बना दिया जाता है। जैसे ही हम पीएन जंक्शन को ऐड करते हैं तो यहाँ पर एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाती है। तो डिप्लीशन लेयर फॉर्म होने से यहाँ पर इमोबाइल चार्ज आ जाते हैं, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव इमोबाइल चार्ज आ जाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव इमोबाइल चार्ज आ जाते हैं बीच में, लेयर के बीच में। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं जा सकता है या कोई भी होल इधर से इधर नहीं जा सकता, क्योंकि जब वो इधर से इधर जाता है तो रिपेल हो जाता है यहाँ इमोबाइल चार्ज के थ्रू, डिप्लीशन लेयर के इमोबाइल चार्ज से। और जब कोई होल इधर से इधर जा रहा होता है तो ये इमोबाइल चार्ज से रिपेल होता है, यानी इस डिप्लीशन लेयर से कोई भी इलेक्ट्रॉन या होल अपने आप से पास नहीं हो सकता जब तक कि उसे कोई एक्सटर्नल एनर्जी न दी जाए, एक्सटर्नल सोर्स न दिया जाए। तो अब आपको मालूम है जैसे ही इसमें फोटॉन इम्पैक्ट होते हैं इस पीएन जंक्शन पर तो उससे इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर नॉर्मली आउटर सर्किट से अपना पाथ कंप्लीट करते हैं, यानी लोड से होते हुए अपना पाथ कंप्लीट करते हैं और रिकम्बाइन हो जाते हैं। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इंटरनली भी पास हो जाते हैं, इस डिप्लीशन लेयर से होकर के भी क्रॉस हो जाते हैं। तो ये फॉर्म करता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द करंट सोर्स। ये जो डिप्लीशन लेयर है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से इसको आइडियल केस में ओपन सर्किट की तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इस डिप्लीशन लेयर को क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन जिस इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी आ जाती है, वो कैपेबल हो जाता है, तो वो फिर इस
डिप्लीशन लेयर को क्रॉस कर जाता है, तो यानी वो बाईपास हो जाती है, वो करंट उतनी इंटरनली ही बाईपास हो जाती है, अनलेस सारी की सारी करंट आपकी आउटर लोड से होकर के, इस आउटर लोड से होकर के जाएगी। तो इस टाइप से आपका करंट सोर्स को आप समझ सकते हैं या करंट सोर्स को एज्यूम कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। तो बेसिकली करंट सोर्स को हम कैसे सर्किट में यूज करेंगे, तो करंट सोर्स को हम एक सर्कल के फॉर्म में आपको करंट सोर्स दिया जाएगा जो कि कांस्टेंट करंट प्रोवाइड कर रहा होगा। कहीं कहीं पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपको दिया जा सकता है, तो आपको इस टाइप से एक करंट सोर्स दिया जाएगा या इस टाइप से करंट सोर्स कनेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको लोड टर्मिनल पर लोड कनेक्ट करना है। तो इस तरीके से आप वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, इसके आउटपुट की बात करें, तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, तो अगर हम लोड रेजिस्टेंस को वैरी करते जाएं, लोड रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं कि अगर हम लोड रेजिस्टेंस को वैरी करते जाएं तो जो इसकी आउटपुट करंट है आइडियल कंडीशन में दैट विल रिमेन कांस्टेंट, आउटपुट करंट कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अगर प्रैक्टिकल कंडीशन की बात करेंगे तो प्रैक्टिकल कंडीशन में करंट में वेरिएशन आएगा, और जैसे जैसे लोड रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे करंट ड्रॉप होती जाएगी, क्योंकि करंट बाईपास हो रही होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस से बाईपास हो जाएगी। तो इस टाइप से वेरिएशन आएगा। तो लोड रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, हम कह सकते हैं वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर करंट सोर्स के कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से देखें तो करंट कांस्टेंट है, तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इसका मतलब वोल्टेज बढ़ेगा, क्योंकि V इक्वल टू आई इंटू आर एल है। तो अगर हम आइडियली बात करें तो करंट कांस्टेंट है, लोड रेजिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं, इसका मतलब वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, लोड वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट आपकी रिड्यूस होने लगेगी, एक एक्सटेंट के बाद करंट में रिडक्शन आने लगेगा। तो इस टाइप से ये एक कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है करंट सोर्स की। तो यहाँ पर आज हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल सोर्स को हम वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के तरीके से कैटेगराइज करके हमने देखा कि ये सोर्स कैसे सर्किट में रिप्रेजेंट किए जाएंगे, और सर्किट में किस तरीके से इनको हमें यूज़ करना है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी, इनके नेचर को देखा, और इसके बेसिस पर हम कैसे इक्वेशन लिखेंगे हम इसको आगे देखेंगे। और एक और कैटेगराइजेशन है सोर्स का, दैट इज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्स। तो डिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट सोर्स जो भी हमने वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स पढ़े, ये सारे इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि इनमें लोड पे डिपेंडेंट नहीं होते। कहीं ये नहीं लिखा होता है कि हम इस सेल को कहाँ यूज करेंगे, बस सेल की रेटिंग दी होती है, बैटरी की रेटिंग दी होती है कि ये इतना आउटपुट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहता है कि लोड हमें क्या कनेक्ट करना है। तो ये लोड से इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन कुछ डिपेंडेंट सोर्स होते हैं जो कि सर्किट के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू चेंज होती है, तो ऐसे सोर्स को हम डिपेंडेंट सोर्स कहते हैं। तो उसको हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।